नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में जहां हम कवर कर रहे हैं ल्यूसेंट थियरी प्लस क्वेश्चन आंसर्स, आज हम अध्ययन करने वाले हैं सभी गवर्नर जनरल्स का। तो एक नज़र पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन से गवर्नर जनरल हुए हैं। एक शॉर्ट ट्रिक, मतलब इसके लिए एक ट्रिक है जिससे हम इसको समझ लेते हैं। आपको अगर ये इजी लगे आप इसे फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज रिवाइज करके भी आप इनको समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए इसका सीक्वेंस क्या रहा। सबसे पहले बनते हैं बंगाल के गवर्नर, ठीक है, फिर बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल और अंत में बनता है भारत के वायसराय। ठीक है, तो जब बंगाल के गवर्नर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वो बनता है आपका 57 से 60, और फिर बीच में 60 से 65 होता है वेंसीटार्ट, और फिर 65 से 67 2 साल के लिए दोबारा रॉबर्ट क्लाइव बनता है बंगाल का गवर्नर। ठीक है, फिर उसके बाद 67 से 69 की बात करेंगे वेलिस्ट, और उसके बाद 69 से 72 कर्टियर। ये 4 बंगाल के गवर्नर बनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल की। तो 1772, ठीक है, यहाँ पर एक एक्ट पारित होता है जिस एक्ट के थ्रू सबसे पहला जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनता है वो बनता है वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से किया है कि हिंदुस्तान के सब वासी भारत माता है अपनी। ठीक है, तो हिंदुस्तान यानी कि एच से हेस्टिंग्स, फिर कार्नवालिस, जॉन शोर, वेलेस्ली, बर्लो, मिंटो, हेस्टिंग्स 2 और फिर एमहर्स्ट। ठीक है, तो अब इनके यहाँ पर आप देखिए ईयर्स देख रहे, अगर हमें ये पता है कि किसका कार्यकाल कब से कब तक है तो आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि ये घटना किसके कार्यकाल में हुई थी, और गवर्नर जनरल से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए भारत के गवर्नर जनरल। तो पहला जो गवर्नर जनरल था भारत का वो था आपका विलियम बेंटिक। ठीक है, तो भारत माता आज इतनी है दुखी क्यों, तो यहाँ से हो गया मेटकॉफ, ऑकलैंड, एलनब्रो, हार्डिंग, डलहौजी और कैनिंग। तो कैनिंग क्या हो गया, अगर बात करेंगे कि कौन सा आखिरी गवर्नर जनरल था और पहला वायसराय, तो ये आपका अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपका कैनिंग आंसर होगा। लेकिन अगर वैसे वो आपसे पूछे कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था तो वो आपका था माउंटबेटन। अगर स्वदेशी की बात करेंगे कि भारत का भारतीय कौन था तो वो राजगोपालाचारी। ठीक है, अब कोई ईमानदार लोग मौके पे ना लोभी रहते, दुष्ट लोग ईमानदारी को छोड़ मौके पे हड़पने को रहते, इसलिए वो लोग वहीं मरते रहते। ठीक है, तो अब लास्ट में आप देख सकते हैं राजगोपालाचारी और माउंटबेटन। यहाँ आप देख सकते हैं कैनिंग, एल्गिन, लॉरेंस, मेयो, नॉर्थब्रुक, लिट्टन, रिपन, डफरिन, लैंसडाउन, एल्गिन, कर्जन, मिंटो, हार्डिंग, चैम्सफोर्ड, रीडिंग, इरविन, विलिंगडन, लिनलिथगो और वेवेल। ठीक है, तो ये सारे आपके रहे। अब हम इनके देख लेंगे एक बार किस किस के टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई, किसके क्या कार्य रहे। ठीक है, वो अब हम कंटिन्यू करते हैं ल्यूसेंट के साथ। चलिए, तो बात करते हैं कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल की। तो बंगाल के गवर्नर की बात करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाता है आपका रॉबर्ट क्लाइव 1757 से लेकर 60 तक, और पुनः 1765 से लेकर 67 तक। अब देखिए ये इसने क्या क्या काम किए थे। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की। ठीक है, इसके तहत तो क्या हो गया, द्वैध शासन का मतलब क्या है, 2 शासन अलग अलग हो गए। क्या हो गया, राजस्व वसूलने के लिए सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले के अधीन कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी जो थी वो नवाब के हाथों में थी। ठीक है, शासन नवाब चलाएगा, और राजस्व वसूलना यानी कि जो भी आपका रेवेन्यू होता है, क्या आ रहा है, सैनिकों का संरक्षण और जो विदेशी मामले हैं, ये सारा कौन देखेगा, कंपनी। ठीक है, इस तरीके का इसने द्वैध शासन व्यवस्था की। इसने क्या किया, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया। ठीक है, इलाहाबाद की संधि जो थी वो 2 लोगों के साथ हुई थी, एक आपकी होती है शाह आलम द्वितीय के साथ और एक होती है अवध के नवाब के साथ। इस संधि के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को देश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया, और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ती है। अब क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के समस्त क्षेत्र के लिए 2 उपदीवान नियुक्त कर दिए। तो बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा शिताब राय। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है।
फिर अन्य गवर्नर की बात करें तो यहाँ वेंसीटार्ट होना चाहिए, फिर आपका कर्टियर आ जाता है, और उसके बाद 72 से अगर आप बात करेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग जो पहला बंगाल का गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, अभी तक ये गवर्नर थे और अब बात आएगी गवर्नर जनरल। चलिए, होता क्या है, देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आता है, ये 1772 को आया था और 1773 से ये पारित हुआ था। ठीक है, इसके अनुसार क्या हो जाता है कि बंगाल के गवर्नर को अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर है उसके अधीन हो गए आपके मद्रास और बंबई भी। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग था। 74 से लेकर 85 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। वॉरेन हेस्टिंग्स 1750 में कंपनी के क्लर्क के रूप में कलकत्ता आया और अपनी कार्यकुशलता के कारण ये कासिम बाजार का अध्यक्ष बना और फिर बंगाल का गवर्नर और कंपनी का गवर्नर जनरल बन गया। अब इसमें देखिए क्या क्या किया इसने। क्या किया, सबसे पहले जो कोषागार था, ठीक है, उसने मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आया। 1772 में इसने प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की थी, इसने वो द्वैध शासन समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था जो थी उसको शुरुआत किसने की थी, तो वो रॉबर्ट क्लाइव ने, और उसे ख़त्म किसने कर दिया था, तो ये वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस शासन व्यवस्था को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उसके बाद इसने क्या किया, फौजदारी अदालतें सदर निजामत अदालत द्वारा निरीक्षित होती थी ये। ठीक है, यानी कि इनको देखती कौन थी, निजामत अदालत जो होती थी। नाजिम द्वारा नियुक्त दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। दीवानी अदालत जो होती थी उसमें कलेक्टर मुख्य न्यायाधीश होता था। जिला फौजदारी अदालत एक भारतीय अधिकारी के अधीन होती थी जिसकी सहायता के लिए एक मुफ्ती होगा और एक काजी होगा। ठीक है, कलेक्टर जो था इस न्यायालय के कार्य की देखभाल किया करता था। ठीक, अब क्या होता है, कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत हो जाती है और एक फौजदारी अदालत। जो दीवानी मामले देखेगी वो दीवानी अदालत हो गई और जो फौजदारी देखेगी वो फौजदारी। अब सदर दीवानी अदालत में कलकत्ता काउंसिल का सभापति और उसी काउंसिल के 2 सदस्य रायन और मुख्य कानून को जो होता था उसकी सलाह से न्याय करते थे। सदर फौजदारी अदालत में जो नायब निजाम होता था, मुख्य काजी, मुफ्ती और 3 मौलवी, इनकी सलाह से न्याय किया जाता था। जिले की जो दीवानी थी और फौजदारी अदालतों के मुकदमे अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में भेजे जाते थे। यानी अगर इस टाइम पे आप मानोगे तो सदर अदालत जो थी वो इनकी सर्वोच्च न्यायालय था। अच्छा, अब ये देखिए, जो दीवानी मुकदमे होते थे इनमें जातीय कानून अर्थात हिंदुओं के संबंध में हिंदू कानून होता था, मुसलमानों के लिए मुसलमान कानून ये लागू किया जाता था, और फौजदारी मुकदमों में मुस्लिम कानून लागू किया जाता था। ये आपको याद रखना है। 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने द्वैध प्रणाली को समाप्त कर दिया। ठीक है, तथा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का आदेश मिल गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था, जो देखिए उप दीवान जो बनाए गए थे मोहम्मद रजा खां और राजा शिताब राय, उनको पद से हटा दिया था। ठीक है, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफर की विधवा मुन्नी बेगम को उसका संरक्षक नियुक्त किया। अब देखिए यहाँ पर एक बात समझने की है कि हम 1770 से लेकर अगर 75 तक की बात करेंगे तो बंगाल का नवाब कौन था, मुबारक-उद-दौला। ठीक है, तो यानी मुन्नी बेगम जो थी वो, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि किसकी संरक्षक थी तो वो मुबारक-उद-दौला हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1775 की जब बात आती है तो फिर यहाँ क्या होता है, मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खां को नवाब का संरक्षक नियुक्त किया जाता है। हेस्टिंग्स के समय में क्या होता है, 1776 में मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है अ कोड ऑफ जेंटू लॉज के नाम से। ठीक है, 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया जाता है। 1782 में जोनाथन डंकन बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना करता है और विलियम विल्किंस 1785 में भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करता है। इसी के समय में क्या होता है, सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है और 1789 में अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। 1804 में बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी और 1823 में लंदन में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की जाती है।
इसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन जो था वो बंद करवा दिया। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजेट, इसका प्रकाशन जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि बंगाल गजेट जो है उसका प्रकाशन किसने किया, तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। ठीक है, उसका अधिकार क्षेत्र जो था वो कलकत्ता तक ही था। ठीक है, एक उच्चतम न्यायालय बनता है जो कलकत्ता तक ही उसका अधिकार क्षेत्र था। इसके बाहर का मुकदमा तभी सुना जाता था जब दोनों पक्ष सहमत हो। इस न्यायालय में अंग्रेजी कानून होता था। इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे एलिजा इम्पे। ठीक है, और इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था लिमिस्टस, हाइड और चैम्बरस। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, लिटिल मास्टर हाइड इन अ चैम्बर। ठीक है, तो लिमिस्टस, हाइड और चैम्बरस। हेस्टिंग्स ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाकर न्यायालय से इसे फांसी की सजा दिलवा दी थी। अच्छा, अब थोड़ा सा नंद कुमार के बारे में समझ लेते हैं। तो नंद कुमार क्या करते थे, ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके लिए टैक्स कलेक्टर का काम करते थे। ठीक है, तो अब होता क्या है कि इनके जिम्मे 3 जगह थी, एक था बर्धमान, एक था नदिया और हुगली। तो अब नंद कुमार क्या करते हैं कि इन्हें दिख रहा था कि जो वॉरेन हेस्टिंग्स है तो वो कितना करप्शन कर रहा है। तो ये क्या करते हैं कि 1 मार्च 1775 की बात है। ठीक है, ये कलकत्ता काउंसिल को एक खत लिखते हैं और उसमें ये बताते हैं कि जो हेस्टिंग्स है उसने क्या किया है, जो मीर जाफर की विधवा है जिसका अभी हमने ऊपर जिक्र किया था, मुन्नी बेगम, उससे 2.5 लाख रुपए ये उगाही की है। मतलब 2.5 लाख रुपए उसने लिए हैं, किसके बदले, कि उससे उसके बेटे का उसको संरक्षिका बनाया जाए। ठीक है, तो जैसे अभी हमने पढ़ा था ना कि इसने हेस्टिंग्स ने मुन्नी बेगम को संरक्षिका बना दिया था, तो वो किस तरीके से बनाया था, उसने उससे 2.5 लाख रुपए लिए और रुपए के एवज में बनाया। और जो कि जब ये खत उनका मिल गया तो ठीक है, तो अब ये रकम जो थी वो घूस के तौर पर ली गई थी। ठीक, अब क्या हुआ कि कलकत्ता काउंसिल में एक मेंबर थे, उनका नाम था फिलिप फ्रांसिस। तो अगर आप फिलिप फ्रांसिस की बात करेंगे तो ये क्या था, थोड़ा सा भारतीयों के प्रति इनका जो रुख था वो थोड़ा नरम था। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये नंद कुमार की मदद करते हैं। उनका जो खत था जो कि उन्हें मुन्नी जो थी उनके थ्रू मिला था नंद कुमार को, तो वो ये क्या करते हैं कि काउंसिल में पेश कर देते हैं। अब हेस्टिंग्स क्या करता है, इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करता है, लेकिन जो काउंसिल के बाकी मेंबर थे वो क्या करते हैं, नंद कुमार को बुलाते हैं और पूरी बात को समझते हैं। तो इसलिए आगे जाके क्या होता है कि जो काउंसिल में मुन्नी बेगम की जब चिट्ठी पेश की जाती है, वहाँ पर हेस्टिंग्स का एक मुंशी था, उसको बुलाया जाता है, फिर गवाही होती है। तो काउंसिल मेंबर्स को ये पता चल जाता है कि हाँ ये दोषी है, और हेस्टिंग्स से वो फिर 3.5 लाख रुपए जुर्माना करते हैं। ठीक, तो अब क्या होता है कि अब जो हेस्टिंग्स है तो उसको शर्मिंदगी होती है और वो बदला लेने का सोच लेता है कि मुझे इससे बदला लेना है। तो इससे जब इन्होंने ये खत पेश किया था उससे 4 महीने बाद, ठीक है, अब हेस्टिंग्स क्या करता है कि एक साजिश करता है, उसमें उन्हें गिरफ्तार कर लेता है, उसके बाद उन पर मुकदमा चलाता है और उसमें मुकदमे में वो क्या करता है कि जाली दस्तावेज, ठीक है, अब जाली दस्तावेज तैयार कर लेता है कि भाई नंद कुमार ने किसी भी उसमें मतलब 10 साल पहले ये जमा कराई थी, ऐसे ऐसे की रसीद जो थी वो जाली थी। अब ये था कि अब 10 साल पहले तो कोई कोर्ट भी नहीं थी, तो इसलिए क्या होता है कि जाली दस्तावेज के चक्कर में जो ब्रिटेन का कानून था वो क्या करता है, वो नंद कुमार को फांसी की सजा दे देता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब जो फांसी थी उन्हें दी गई थी। और फांसी भी देखिए वैसे वो वाली बात थी कि उस टाइम जो एलिजा इम्पे थे तो वो क्या होता है, वो हेस्टिंग्स के पुराने दोस्त निकल आते हैं। ठीक, तो वो क्या करते हैं कि अगर कोई सबूत या कुछ चीज़ें पेश करी भी जाएं, उन्हें भी क्या करते थे, वो नज़रअंदाज कर दिया। और इस जो आपके ये थे नंदराज, इन्हें 2 वकील प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेकिन चक्कर क्या था कि नंदराज को इंग्लिश नहीं आती थी, ठीक है, और वो जो वकील थे उन्हें बंगाली नहीं आती थी।
तो अब इस तरीके से क्या है कि दोनों में कम्युनिकेशन होता नहीं है। अब इस तरीके का केस कैसे ही लड़ा जाएगा ये आप खुद सोच सकते हैं। तो ये कारण थे जिस वजह से नंदराज को फांसी दी गई। और यही केस था, अगर आप मानेंगे कि भारत में पहली न्यायिक फांसी, यानी किसी फैसले को सुना गया और उस पर जो भी निर्णय दिया गया, तो पहली अगर न्यायिक फांसी की बात करेंगे तो वो राजा नंदराज को ही दी गई थी। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो था 1775 से 82 एवं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 80 से 84, जिसमें 82 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में ही लड़ा गया था। यानी आपसे जब क्वेश्चन आए कि मान लीजिए एक साइड पूछ ली जाए आपसे युद्ध, एक साइड जो गवर्नर जनरल हैं, तो अगर चाहे प्रथम आंग्ल मराठा आ जाए या द्वितीय आंग्ल मैसूर आ जाए तो आंसर वॉरेन हेस्टिंग्स होगा। ठीक है, उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद जो सलवाई की संधि हुई और द्वितीय आंग्ल मैसूर के बाद मंगलौर की संधि हुई, ये इसी के द्वारा समाप्त हुए। पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 में, ये भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में आया। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। ठीक है, हेस्टिंग ने संपूर्ण लगान के हिसाब की देखभाल के लिए एक भारतीय अधिकारी राय रायन की नियुक्ति की और इस पद को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय जो था वो दुर्लभ राय का पुत्र राजा राजवल्लभ था। चलिए, अच्छा देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट जो आपका आता है तो वो क्यों आता है, सीधी सी बात समझिए। आज हम एक एक्ट ला रहे हैं, उसके बाद अगर हम दूसरा ला रहे हैं तो यानी कि जो पहला एक्ट आया, यानी कि जो चार्टर एक्ट आया था, वो रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था, तो उसमें कहीं कोई कमी रह गई, उसका ढंग से विनियमन नहीं हो पा रहा, वो ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है, इसलिए फिर दूसरा एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि भारत में जो राज्य विस्तार है और जो विजय की योजनाएं हैं, ये ब्रिटिश राष्ट्र की नीति, मान और इच्छा के विरुद्ध है। ठीक है, तो इसलिए फिर क्या किया गया, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी जो थी वो पूर्णतः गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के अधीन आ जाएंगी अब। ठीक है, और बेसिकली इतना जो करप्शन चल रहा था उसको रोकने के लिए ये सब चीज़ें की गई थी। अब क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में इस्तीफा दे देता है वॉरेन हेस्टिंग्स, इंग्लैंड पहुंचता है तो वहाँ पर वर्क के द्वारा इस पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि 95 में इसे आरोपों से मुक्त कर दिया गया था, यानी ये जो महाभियोग था जो इस पर लगाया गया वो चीज़ प्रूव नहीं हुई। 1786 में हेस्टिंग्स के जाने के पश्चात लगान परिषद का पुनर्गठन किया गया। एक नवीन अधिकारी मुख्य सारेमतादार की नियुक्ति की गई, जिसका कार्य सभी कानूनगोओं के कागजों की देखभाल करना था। इस पद पर प्रथम नियुक्ति जो हुई थी वो जेम्स ग्रांट की हुई। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति यानी कि रिंग फेंस पॉलिसी वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। चलिए, रिंग फेंस पॉलिसी क्या है, देखिए सुरक्षा नीति कैसे होगी कि जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स रह रहे थे तो वो क्या करते थे इस नीति के थ्रू कि पड़ोसी को हम सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या ये बफर जोन बनाते थे, ठीक, कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए। तो इसमें ये क्या करते थे, ये जो इनके पड़ोसी राज्य होते थे उनको ये आश्वासन देते थे कि भाई तुम्हारे ऊपर कहीं भी कोई दिक्कत आएगी, कोई भी हमला करता है तो सैन्य आश्वासन हम तुम्हें देंगे, हमारी जो सेना है वो तुम्हारी सहायता करेगी, लेकिन जो सेना की लागत होगी वो उस जो भी राज्य होगा जो इनसे सहायता लेगा उसको ही वहन करनी पड़ेगी, यानी कि उसी को देखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे खर्चा हो रहा है, और सेना पे जो खर्चा होगा वो वही राज्य करेगा। ठीक है, चलिए, एक साल के लिए आपका 1785 से 86 अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाता है मैकफर्सन को। फिर 86 से 1793 और 1805 इसमें आपका बनता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इसके समय में जिले के समस्त अधिकार जो थे वो कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया और उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, इसमें 3 तो बंगाल में थी और 1 बिहार में, नियुक्त कर दी। 1793 में ये प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोर्ट लाता है जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। अच्छा, कॉर्नवालिस कोड तैयार किसने किया था, तो ये तैयार किया था जॉर्ज बर्लो ने। ठीक है, और अच्छा इसकी देखिए इसका मुख्य दोष क्या था कि ये ना यूरोपियों के लिए तो फायदेमंद था, लेकिन इसके अंतर्गत क्या किया गया, इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी उच्च सेवाएं या उच्च पद होते थे वहाँ से भारतीयों को पूर्णतः वंचित कर दिया था। तो अब क्या होता था कि भारतीयों के लिए सारी चीज़ें जो थी वो बहुत खर्चीली साबित हो रही थी। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत हुआ क्या, पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदार थे उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया। तो यानी अब क्या हुआ कि जो इंग्लिश कर्मचारी हैं
उनके तो वेतनों में वृद्धि हो गई, लेकिन जो जमींदार थे, जो भारतीय थे, उनको अधिकार से वंचित कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध से लगा दिया गया था, यानी जो इससे पहले करप्शन हो रहा था उसको रोकने के लिए ये चीज़ें हुई। क्योंकि हो क्या रहा था कि जो उच्च अधिकारी थे, जैसे हमने अभी वॉरेन हेस्टिंग्स की भी बात की, तो ये क्या है, अपनी जेबें भर रहे थे और कंपनी को उससे फायदा हो नहीं रहा था। ठीक है, जिले में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ हो गए। सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। यही हमने अभी देखा कि उनको ऊंचे पद नहीं दिए जा रहे थे। 1793 में क्या होता है, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति को लागू कर दिया जाता है। इसके तहत जमींदारों को भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को और लगभग 10% अपने पास रखना है। तो आप देखिए 90% भाग जो है वो कंपनी के पास जा रहा है। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एवं मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू किया गया। इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। अच्छा, स्थायी बंदोबस्त में देखिए होता क्या था, इसमें क्या होता है कि जो भूमि होती थी, तो अब इस पर सबसे पहले तो इन लोगों में विचार विमर्श चला कि भाई इसके लिए करना क्या क्या चाहिए। तो अब कॉर्नवालिस ने क्या किया, इसमें जो भूमि का स्वामी था जमींदारों को मान लिया। ठीक है, और क्या हुआ कि 10 वर्ष के लिए ये व्यवस्था की गई कि भाई 10 वर्ष के लिए तुम जो भी है एक निश्चित राशि पर ये भूमि ले लो। ठीक है, तो जमींदारों ने क्या किया, एक निश्चित राशि उन्होंने जो भी तय कर दी, वो जमीन उन्होंने ले ली उनसे। ठीक है, और जमींदारों को निश्चित राशि एक निश्चित समय को और सूर्यास्त से पहले देनी होती थी कि भाई ये टाइम तय हो गया और इसका जब भी शाम होगी उससे पहले पहले तुम्हें ये राशि देनी पड़ेगी, नहीं तो क्या होगा कि वो जो ज़मीन है उसको नीलाम कर दिया जाएगा, यानी कि दूसरे के हिस्से में चली जाएगी वो चीज़। ठीक है, और इस कानून को सूर्यास्त कानून कहा जाता था। ठीक, अच्छा, अब क्या हो गया कि जब ये चीज़ हुई तो 1790 में ये चीज़ बनी थी और फिर 93 में क्या हुआ था, 93 में इसे स्थायी कर दिया गया था। तब ये 10 साल के लिए बनी थी पहले। ठीक, और फिर 93 में क्या करा, इस व्यवस्था को स्थायी कर दिया गया और इसीलिए इसको 93 में स्थायी बंदोबस्त के नाम से जाना जाने लगा था। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि कृषक जो होंगे उनका शोषण बढ़ जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जमींदारों से एक निश्चित राशि ले ली। ठीक है, अब मान लीजिए वो निश्चित राशि जो है, जमींदार की जो ज़मीन है, जमींदार कहाँ से वसूलेगा, तो वो आपका किसानों से वसूलेगा। ठीक है, अब मान लीजिए, आप मानकर चलें कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने 10 रुपये लिए जमींदार से। ठीक है, अब उसे 10 रुपये कहाँ से वसूलने हैं, किसानों से। तो वो क्या करेगा, क्योंकि उसे ईस्ट इंडिया कंपनी को एक सही टाइम पर देने हैं और उसे उसमें प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो क्या करेगा, किसानों से 10 का 12 रुपये वसूलेगा, जिससे भाई 2 रुपये का फायदा उसे भी तो हो। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो शोषण बढ़ा है वो यहाँ से, इन चीज़ों की शुरुआत इस तरीके से होती है। ठीक है, उसके बाद आगे और भी 2 व्यवस्थाएं आती हैं जिनको रैयतवाड़ी और महालवाड़ी के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो अब भू राजस्व के लिए देखिए अन्य 2 व्यवस्थाएं और थी, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी हो गई, जैसा कि हमने सुना था। तो रैयतवाड़ी में क्या होता था कि देखिए किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौते को रैयतवाड़ी कहते थे। रैयत का मतलब होता है किसान। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की 51% भूमि आई। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था 12 महल जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में देखिए क्या होता है, यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी जाती है। इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए जो मुनरो था उसको मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया जाता है। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू होती है और 58 में यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी जाती है। ठीक है, तो अब देखिए होगा क्या, इसकी विशेषताएं क्या थी कि सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं होगा। जैसे स्थायी बंदोबस्त में जमींदार होते थे, भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया जिससे वो भूमि को विक्रय कर सकते थे एवं गिरवी रख सकते थे। वो चाहे तो अपनी भूमि को बेच दें या गिरवी रख लें। लगान की अदायगी ना होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। ठीक है, अगर किसान नहीं चुका पाए तो भूमि को जब्त कर लिया जाएगा। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष के बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, कि हर 30 साल बाद ये देखा जाएगा कि भाई लगान जो है वो बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, राजस्व के रूप में किसानों को उपज का आधा भाग देना था जो धन के रूप में देना होता था। ठीक है, आगे बात करते हैं महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, जैसे इस तरीके से महल से
शब्द से क्या तात्पर्य है? जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में क्या होता था, सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया, बल्कि गांव या जागीरों के जो मुखिया या लंबरदार होते थे उनको राजस्व वसूली का आधार बनाया। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो गया कि भाई पूरा का पूरा मुखिया है, एक आपकी निश्चित राशि हो गई कि अब आपको ये राशि देनी है। 1922 में ये प्रारंभ हुई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग और संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी। यानी हम माने तो उत्तर भारत में ये लगभग लागू की गई। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। इस व्यवस्था का जो जन्मदाता था वो था हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन ने यह बंदोबस्त अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन को 2/3 भाग तथा बाद में से घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी कि 50% कर दिया गया था। पहले ये 2/3 था, फिर बाद में 50% हो गया। तो अब देखिए भू राजस्व संग्रह करने की विधियां हमने 3 देखी। जमींदारी हो गई, रैयतवाड़ी हो गई, महलवाड़ी। जमींदारी यानी कि स्थायी बंदोबस्त। क्षेत्रफल 19% होता था, इसमें 51% होता था, इसमें 30% होता था। किसका? ब्रिटिशर्स का। इसमें जमींदार होते थे, इसमें किसान होते थे, इसमें मुखिया या लंबरदार होते थे। योजनाकार कौन थे? स्थायी बंदोबस्त की बात करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस व जॉन शोर। इस और जो स्थायी बंदोबस्त है उसे जॉन शोर का पद्धति भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद रैयतवाड़ी की बात करें तो रीड और टॉमस मुनरो। उसके बाद महालवाड़ी की बात करेंगे तो ये थी हॉल्ट मैकेंजी की। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। चलिए इसके बाद बात करेंगे सर जॉन शोर। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, अच्छा देखिए अहस्तक्षेप की नीति क्या है कि होता क्या है कि इनके टाइम में अगर हम बात करें जॉन शोर के टाइम में 1793 की बात है। ठीक है, तो जब ये गवर्नर जनरल बनता है तो इस टाइम में क्या हो रहा था कि निज़ाम और मराठों के बीच युद्ध चल रहा था। ठीक है, तो ये क्या है कि उनसे अलग हट गया। इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई कि भैया लड़ो, जो भी तुम्हें करना है वो करो। तो इस नीति को अहस्तक्षेप कहा जाता है कि यानी कि हस्तक्षेप नहीं करना। ठीक है, अब बात करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली की 1798 से 1805। यहाँ पर आपको 98 के बाद याद आ गया होगा, हमने टीपू सुल्तान पढ़ा था। 1799 में उनकी मृत्यु होती है और उसका कारण यही रहा था कि वो लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी उसको स्वीकार नहीं करते। फिर युद्ध होता है, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, और उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। तो होता क्या है, भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो था वो वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। अगर सबसे पहले सहायक संधि ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले किसने प्रयोग किया था, तो उसमें डुप्ले का नाम आता है। ठीक है, आप ऑप्शंस के हिसाब से ये चीज़ करें। और इस चीज़ का सीक्वेंस पूछा जाता है कि जो सहायक संधि थी उसे स्वीकार करने वाले जो राज्य थे उनको क्रम से लगाएं। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हैदराबाद ने की 1798 में, मैसूर 99, तंजौर 1799। ठीक है, अब यहाँ पर अवध 1801, पेशवा दिसंबर 1802 में, बरार एवं भोसले दिसंबर 1803, सिंधिया 1804 और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य थे आपके जोधपुर, जयपुर, मच्छेदी, बूंदी तथा भरतपुर। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी और टीपू सुल्तान की हमने बात की थी, ये चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में मारे गए। चलिए देखिए होता क्या है, 1800 में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना आपकी कौन करता है? वेलेस्ली। ठीक है, 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए ये चलता रहा। 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हैलेबरी एवं ईस्ट इंडिया कॉलेज ये खोला गया। यहाँ नवयुवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कालिका शुरू हुआ परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है जॉर्ज बर्लो 1805 से लेकर 7 में। 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह होता है, उसके काल की ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद बात होती है लॉर्ड मिंटो प्रथम की 1807 से 1813। इसके काल में रणजीत सिंह और अंग्रेज़ों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि होती है और इसकी जो मध्यस्थता करता है वो चार्ल्स मैटकॉफ करता है। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 पास होता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लॉर्ड हेस्टिंग्स की, है जिसको हम हेस्टिंग्स 2 के नाम से जानते हैं। इसी के समय में आंग्ल नेपाल युद्ध होता है 1814 से 16 में और इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ जाता है। 1816 में अंग्रेज एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत होता है।
इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया जाता है। पिंडारियों के प्रमुख नेता थे वासिल मोहम्मद, चीतू और करीम खां। ठीक है, मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से यही नष्ट करता है। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए थे। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एमहर्स्ट की। इसके समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 24 से 26। 1826 में बर्मा तथा अंग्रेजों के बीच यांडेपू की संधि होती है। 1824 में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक की। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 1833 का चार्टर एक्ट आता है। ठीक है, तो 1833 तक क्या होता है कि ये बंगाल का गवर्नर रहता है और 1833 के चार्टर के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है और लॉर्ड विलियम बेंटिक प्रथम भारत का गवर्नर जनरल होता है। ठीक है, यह मद्रास का गवर्नर जनरल था 1803 में। इसी के समय में 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां ना पहनने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, तो वेल्लोर का विद्रोह इसके समय में होता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वो वॉरेन हेस्टिंग्स था और भारत का कौन हो गया, विलियम बेंटिक। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया था। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए थे। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग जो होते थे वो देवी काली की पूजा करते थे। इन्होंने इस चीज़ को ख़त्म कर दिया था। 1835 में क्या होता है, बेंटिक कलकत्ता में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना करता है। इसी के समय में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण किया गया। ठीक है, बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग एवं मध्य कचेर इसको हड़प लिया था। ठीक है, इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद जो था वो था सदर अमीन और इसे 700 रुपये प्रति माह की तनख्वाह मिलती थी। ठीक है, अब इसके टाइम में जो 1833 का चार्टर एक्ट आया जिससे वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, इसमें यह भी निश्चित किया गया था कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगाया। तो देखिए, इसने सती प्रथा का अंत करवाया, शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगवाया और इसने ठगी प्रथा को खत्म किया था। नेक्स्ट आता है चार्ल्स मेटकॉफ 35 से 36। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया, इसीलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है कि कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑकलैंड की 36 से 42। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ठीक है, इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। ठीक है, और ये ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई किसने थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद से प्रदान हुई। नेक्स्ट बात करते हैं लॉर्ड एलनब्रो की 42 से 44। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो ऑकलैंड के टाइम में शुरू होता है, एलनब्रो के टाइम में वो समाप्त हो जाता है। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन इसी के समय में हुआ था। 1843 के एक्ट में द्वारा ये दास प्रथा का उन्मूलन कर देता है। ठीक है, उन्मूलन करना मतलब ख़त्म करना। रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई थी। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे अगर गवर्नर जनरल पूछा जाए तो एलनब्रो था। अब हार्डिंग की बात करेंगे 44 से 48। इसके काल में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो था 45 से 46 ईस्वी में अंग्रेज इसमें विजयी होते हैं। ये नरबली की प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, चलिए अब हम डलहौजी की बात करेंगे। इसके टाइम में बहुत सारी चीज़ें हुई। 48 से 56 ईस्वी की बात होती है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। ठीक है, पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 को हो जाता है। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया जाता है। द्वितीय आंग्ल सिख के दौरान 3 युद्ध लड़े जाते हैं। प्रथम रामनगर का युद्ध जो 16 नवंबर 1848 को हुआ, ये अनिर्णित रहता है। ठीक है, दूसरा चिलियावाला का युद्ध बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 13 जनवरी 1849 को होता है, ये भी अनिर्णित रहता है। ठीक है, अनिर्णित मतलब कोई भी ना जीतता है ना हारता है। ठीक, तीसरा युद्ध होता है गुजरात का चिनाब नदी के किनारे नामक स्थान पर। ठीक है, 12 मार्च 1849 को होता है। इसमें सिख पूरी तरीके से पराजित हो जाते हैं और यहाँ से ये इस जो युद्ध होता है इसका भी समापन हो जाता है।
द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध होता है 1852 में। इसमें लोअर वर्मा और पीगू जो क्षेत्र होता है इसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। और देखिए डलहौजी क्या करता है, सिक्किम में 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लेता है। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की जाती है और इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना होता है। ठीक है, यानी कि जिन भूमियों पे टैक्स नहीं दिया जा रहा है उनको क्या करेंगे, उनसे पता करेंगे और उनको अपने अधिकार में ले लेंगे। ठीक है, तो हड़प नीति जो है वो इसी के काल में आई है। डलहौजी के शासनकाल को उसके व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य कौन कौन से थे, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी कालानुक्रम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहला था सतारा, जैतपुर, संभलपुर, ठीक है, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से आता है कि किस राज्य को कुशासन के आरोप में अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया था, या इसमें कौन सा राज्य ऐसा है जिसे हड़प नीति के तहत अंग्रेजी राज्य में नहीं मिलाया गया था। तो इसका आंसर आपका अवध होगा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया जाए। 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था, वो सादत खां था। और ये क्या करता है, 1856 में तोप खाने के मुख्यालय को कलकत्ता से कहा जाता है मेरठ, और सेना का मुख्यालय जो था वो शिमला में स्थापित कर देता है। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 के वुड्स डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार क्या था, जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब एंग्लो वर्नाकुलर का मतलब क्या है? देखो, वर्नाकुलर का मतलब होता है स्थानीय। तो ऐसे स्कूल जहाँ पर इंग्लिश भी सिखाई जाए और स्थानीय भाषा भी सिखाई जाए उसको एंग्लो वर्नाकुलर बोला जाएगा। ठीक है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई थी। सन 1854 की बात करेंगे तो नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ होता है। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में इसने लोक सेवा विभाग की स्थापना की, यानी कि PWD। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। शिमला को इसने ग्रीनकारी राजधानी बनाया। ठीक है, और देखिए क्यों बनाया होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नहीं तो मैं फिर आपको इसका आंसर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया था। ठीक है, यानी कि अब जो प्रशासनिक अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति कंपनी नहीं करेगी। और होगा क्या, इनकी जो नियुक्ति होगी वो प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई। इसके लिए उम्र थी 18 से 23 वर्ष। अब इस प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति की जाएगी। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। ये जो परीक्षा होती थी सिविल सेवा की, ये होती भी कहाँ थी, लंदन में। ठीक है, उम्र देखिए 18 से 23 वर्ष। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। ठीक है, 1922 से दोनों जगह होने लगी। डलहौजी ने नर बलि प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया था कि नर बलि प्रथा जो है उसको रोका जाए, बलि ना दी जाए। नेक्स्ट बात करेंगे लॉर्ड कैनिंग की, 1856 से लेकर 1862। अब देखिए इसके बीच में यहाँ पर आता है हमारा 1858 का एक्ट, जहाँ से क्या होता है कि जो शासन था वो क्राउन के अधीन चला जाता है और तभी से हमारी जो स्थापना होती है एक नए पद की, वायसराय। तो उस तरीके से जो कैनिंग था वो प्रथम वायसराय बन जाता है। ठीक है, यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी कि 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह होता है। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन जो था वो कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया जाता है कि भाई अब तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो चीज़ों को।
कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया जाता है। इसके अनुसार जो पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतें थी उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, पुराना सुप्रीम कोर्ट जो बना था वो कब बना था? 1773 में। ठीक है, अब क्या होता है, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी जाती है। ठीक, 1866 में आगरा में भी एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। और देखिए क्या क्या होता है, इसके समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आता है। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न होता है। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार ये निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, यानी आपके पैतृक संपत्ति में हक है, चाहे आप अपना धर्म भी परिवर्तन कर लें। 1857 में कैनिंग के समय में ही महालेखा परीक्षक पद का सृजन किया गया, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। ठीक है, जिसे हम अभी बोलते हैं कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और किस आर्टिकल में, अनुच्छेद में ये आता है? आर्टिकल 148, जो अभी भारतीय संविधान का है। ठीक है, अनुच्छेद 148। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले के द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू कर दी गई। व्यवगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था, डलहौजी ने जो शुरू किया था, उस नीति को समाप्त कर दिया गया। किसके टाइम पे? कैनिंग के टाइम पे। ठीक है, चलिए, तो अब बाकी जो वाइसराय हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।